Welcome to you friends. Step for special. In this video, we see DED paper 3rd unit 1.4 gender equality. So let's start. Unit 1.4 gender equality. वुमेन एजुकेशन. जेंडर इक्विटी वुमेन एजुकेशन राष्ट्र एवं परिवार की धुरी के रूप में स्त्री को स्वीकार किया गया है। अतः हमारे संविधान में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन, शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। अतः लिंग के समानता के लिए स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। हिस्ट्री ऑफ जेंडर. फर्स्ट, प्री इंडिपेंडेंट. स्वतंत्रता से पहले भारत में फीमेल एजुकेशन का इतिहास अंग्रेज़ों के शासन से ही माना जाता है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फीमेल को शिक्षा तथा नौकरी देने की बात कही गई थी। स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिला, लेकिन यह शिक्षा केवल प्राइमरी एजुकेशन तक ही था और समाज उस वर्ग के लिए था जिसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी थी। (1854) से 1882 तक शिक्षा 2% तथा 1947 तक 6% स्त्री साक्षरता को बढ़ावा मिला। इसमें दिया गया है कि भारत स्वतंत्रता से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उसमें किस प्रकार से नारी शिक्षा के लिए बात कही गई थी और फिर वो जो शिक्षा थी वो सिर्फ जो आर्थिक रूप से और समाज के उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं तक सीमित थी और वो भी सिर्फ प्राइमरी लेवल तक, पहली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा ही दी जाती थी। और ये जो शिक्षा थी ये 1882 तक 2% और आज़ादी तक 6% ही मापी गई थी। स्वतंत्रता के बाद. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के कमीशन जैसे यूनिवर्सिटी कमीशन द्वारा एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने की बात कही गई और यह भी कहा गया कि वर्तमान समय में भारत स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। यह बात गलत ही नहीं बल्कि विकलांगता की तरह है। 1958 में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वुमेन एजुकेशन का निर्माण किया गया। उसे मेल एंड फीमेल की एजुकेशन लेवल को एक समान लाने की बात कही गई। 1958 ईस्वी में स्त्री साक्षरता का दर बढ़कर 8.9% हो गया। 1964 में कोठारी आयोग का निर्माण किया गया, जिसमें स्त्री शिक्षा को व्यापक पर बढ़ावा की बात कही गई और स्त्री शिक्षा के लिए नेशनल पॉलिसी का निर्माण किया गया। 1968 में किया गया नेशनल पॉलिसी का निर्माण, जिसमें स्त्री शिक्षा के लिए बात कही गई थी। इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किस प्रकार से जो नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के पॉलिसियाँ कानून बनाए गए और उनको किस प्रकार से लागू करने की बात कही गई, लेकिन फिर भी उनमें इतना सुधार नहीं हुआ जितने की उम्मीद थी। 1964 में कोठारी आयोग आया था और फिर उससे पहले भी अनेक अमेंडमेंट हुए और कानून पास हुए जिसके लिए इसमें बात कही गई है। करंट पॉलिसी
वर्तमान समय में स्वतंत्रता से पहले एवं स्वतंत्रता के बाद स्त्री शिक्षा के लेवल को सुधारने के लिए भारत में सक्रिय रूप से कार्य किया। संविधान के 86वें अमेंडमेंट में 2002 के द्वारा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। इस एज ग्रुप के सभी बच्चों के लिए फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया कि जो करंट शिक्षा प्रणाली है उसमें भी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया और सबके लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा कर दी कि सबको फ्री में और ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आवश्यकता क्यों, कि जो नारी शिक्षा उसकी आवश्यकता क्यों हुई। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, समाज में नारी के स्थान को सम्मानजनक बनाए रखने के लिए, भावी पीढ़ी का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए, परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कुशल नेतृत्व क्षमता के लिए, सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, समाज से भेदभाव खत्म करने हेतु, समाज में स्वयं की रक्षा करने में समर्थ बनाने हेतु, महिलाओं में आत्मविश्वास लाने के लिए। इसमें जो शिक्षा प्रणाली है उसका जो लागू किया गया उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स थे जिनको देखते हुए लागू किया गया, जिससे कि एक पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो पर्यावरण के बारे में सोच सकते हैं, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी कि वो छोटे परिवार सूखे परिवार का जो थॉट दिया गया था उसके बारे में सोच सकेंगे। समाज की जो भावना है उसमें एकता की स्थापना हो सकेगी कि सब लोग पढ़ेंगे तो एकता के बारे में सोचेंगे कि इसमें किसी का लॉस नहीं है और किसी का बेनिफिट नहीं है, इस तरीके से विचार सोच सकेंगे। समय की रक्षा कर सकेंगे, अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है तो अगर कोई पढ़ा लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो शिकायत वगैरह कर सकता है, उसकी कानून की सहायता ले सकता है। महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अगर लेडीज़ पढ़ी लिखी होगी तो वो जॉब करेगी और जॉब करने के बाद जो फाइनेंशियली कंडीशन है उसकी वो सुधर जाएगी तो उसके अंदर जो क्या है आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी। स्त्री शिक्षा को बढ़ाने हेतु सुझाव, बालिकाओं के लिए अनिवार्य नामांकन, बालिका विद्यालय की स्थापना करना, बालिका विद्यालय घर के समीप स्थापित करना, ये स्त्री शिक्षा के लिए जो स्टेप्स थे जो उठाए गए थे। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति का प्रावधान, आवासीय विद्यालय बनाना, बालिकाओं के लिए व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना को सीधे केंद्रों को खोलना, निर्देश व परामर्श केंद्र खोलना, संविधान द्वारा महिला शिक्षा के लिए ग्राम पंचायत बनाना, आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। बात है कि अगर स्कूल खोलते हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं आएंगी जो इस प्रकार से है। समाज का संकुचित दृष्टिकोण, कि जो समाज में लेडीज़ के लिए जो एक गलत अवधारणा है कि ये सिर्फ घर का ही काम संभाले, ऐसी विचार ही हैं वो। कुछ विशेष जाति एवं संप्रदाय में स्त्री शिक्षा को अच्छा नहीं माना जाता। बालिकाओं को मेहनत मजदूरी में लाना, कि जो लेडीज़ हैं वो घर का काम करेंगी, खेतों में काम करेंगी, मजदूरी करेंगी, इसलिए बालिका शिक्षा के लिए उचित सुविधाओं का अभाव होना, कि लड़कियों को पढ़ने के लिए अच्छे से फैसिलिटी नहीं होना, बालिकाओं का पारिवारिक जिम्मेदारियों में आगे रहना, कि जो लड़कियां हैं घर परिवार में काम में लगी रहती हैं, ये वाला। बालिकाओं के स्वास्थ्य में गिरावट होना, कि जो लड़कियां हैं उनका
हेल्थ है वो अच्छा नहीं रहता, समय निर्णय लेने में समर्थ न होना, कि जो लड़कियां हैं वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकती, उनको घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से परमिशन लेनी पड़ती है। महिलाओं की विद्यालय में पर्याप्त संख्या न होना, कि जो फीमेल टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ नहीं होगी स्कूल में, इसलिए भी लड़कियां स्कूल में जाने से कतराती थी। नेक्स्ट दिया गया है महिला शिक्षकों का अभाव होना, कि जो लेडीज़ टीचर्स हैं उनकी कमी होना। ये सब प्रॉब्लम्स थी जो सामने आई। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे